CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की ध्वनि पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। पृष्ठ संख्या 67। अध्याय 4। नव आरंभ, नगर एवं राज्य। राज्य की रक्षा के लिए राजधानी तथा सीमांत नगरों की दुर्गबंदी आवश्यक है। भूमि ऐसी होनी चाहिए जो न केवल जन सामान्य का पोषण कर सके, अपितु आपदाओं के समय आगंतुकों का भी निर्वाह कर सके। राज्य क्षेत्र रमणीय होना चाहिए, जिसमें कृषि योग्य क्षेत्र, खनिज युक्त प्रदेश, काष्ठवन, गजवन तथा गोधन संपन्न चारागाह विद्यमान हो। जल के लिए केवल वर्षा पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए, अपितु राज्य में नदियां, जलाशय तथा अन्य स्रोत भी हों। सड़कें तथा जल मार्ग सुगम व सुव्यवस्थित होने चाहिए। राज्य में उत्पादक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, जो विविध प्रकार की वस्तुओं से परिपूर्ण हो। कौटिल्य, अर्थशास्त्र। इस पृष्ठ के मध्य भाग में चित्र 4.1 दिया गया है, जो कि मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह, आधुनिक राजगीर बिहार में एक प्रमुख संरचना के अवशेषों का चित्र है। महत्वपूर्ण प्रश्न। 1। भारत में द्वितीय नगरीकरण से क्या अभिप्राय है? 2। जनपदों और महाजनपदों का भारत के प्रारंभिक इतिहास में क्या महत्व है? 3। इन जनपदों और महाजनपदों ने किस प्रकार की शासन प्रणाली का विकास किया? इस पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर एक क्यूआर कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप इस पाठ से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 68। याद करें कि द्वितीय सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व के आरंभिक काल में, अर्थात 2000 सामान्य संवत पूर्व के कुछ शताब्दियों पश्चात, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कही जाने वाली सिंधु अथवा हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता का विघटन हो गया था। उसके अनेक नगर परित्यक्त हो गए। कुछ स्थानों पर लोग जीवन यापन करते रहे, परंतु उन्हें ग्राम्य जीवन शैली की ओर लौटना पड़ा। ऐसा इस कारण हुआ क्योंकि हड़प्पा कालीन नगरों के समस्त घटक लुप्त हो गए थे, जैसे भव्य निजी एवं सार्वजनिक भवन, भीड़ भाड़ वाले मार्ग एवं व्यस्त बाजार, विभिन्न शिल्पकारों के समूह, धातुकार, कुम्हार, स्थापत्यकार, बुनकर, हस्तशिल्पी इत्यादि। लेखन प्रणाली, उन्नत स्वच्छता व्यवस्था, एक व्यवस्थित शासन तंत्र तथा इनके पीछे विद्यमान एक वृहत शासकीय संरचना, जिसमें शासक वर्ग नेतृत्व करता था। इस प्रकार प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व तक भारत से नगरीय जीवन लुप्त प्राय रहा। यद्यपि उत्तर भारत के कुछ भागों में कहीं-कहीं नगरीय सभ्यता के अवशेष विद्यमान रहे होंगे। इस पृष्ठ के निचले भाग में चित्र 4.2 दिया गया है, जो कि गंगा के उपजाऊ मैदानी भागों में महाजनपदों के फलने फूलने तथा समृद्ध होने में उनकी अहम भूमिका निभाने के बारे में है। पृष्ठ संख्या 69। निस्संदेह भारत के प्राचीन इतिहास में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संस्कृतियां विद्यमान थीं, जिनका अध्ययन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। इसके उपरांत प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व में विशेषतः गंगा के मैदानी भाग, सिंधु घाटी के कुछ क्षेत्रों तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में एक नवीन तथा जीवंत नगरीकरण का चरण प्रारंभ हुआ, जिसका क्रमशः संपूर्ण उपमहाद्वीप में विस्तार हुआ। इस नवीन नगरीकरण के साक्ष्य हमें दो प्रमुख स्रोतों से प्राप्त होते हैं। पहला, पुरातात्विक उत्खनन, जिनसे इन प्राचीन नगरों के अस्तित्व की पुष्टि होती है, और दूसरा, प्राचीन साहित्य,
जैसे उत्तर वैदिक, बौद्ध तथा जैन साहित्य, जिनमें इन नवीन नगरों का विशेष उल्लेख प्राप्त होता है। नगरीकरण के इस नए चरण को प्रायः भारत का द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है, जो आश्चर्यजनक रूप से आज तक अनवरत चलता आ रहा है। आइए जानें, नगरीकरण का ये चरण कैसे विकसित हुआ। जनपद एवं महाजनपद। द्वितीय सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व के उत्तरार्ध में उत्तर भारत की विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियां धीरे धीरे स्वयं को पुनर्संगठित करने लगी। लोग स्वयं को कुलों अथवा वंशों के रूप में संगठित करने लगे, जो संभवतः समान भाषा एवं सांस्कृतिक परंपराओं को साझा करते थे। प्रत्येक कुल या वंश एक नियत भूभाग से जुड़ गया, जिसे जनपद कहा गया, जो एक राजा या शासक द्वारा शासित होता था। संस्कृत में जनपद का अर्थ है जहां जन ने अपने पद, पग या चरण रखे हों, अर्थात जहां लोग निवास करने लगे। जैसे जैसे व्यापारिक मार्गों तथा वाणिज्यिक तंत्रों का विस्तार हुआ और वे विभिन्न जनपदों को आपस में जोड़ने लगे, वैसे वैसे ये जनपद भी विकसित होने लगे। 8वीं या 7वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व तक कुछ प्रारंभिक जनपद मिलकर विशाल राजकीय इकाइयों में परिवर्तित हो गए, जिन्हें महाजनपद कहा गया। प्राचीन ग्रंथों में इन महाजनपदों की अलग-अलग सूचियां मिलती हैं, परंतु एक प्रमुख प्रचलित सूची के अनुसार 16 महाजनपदों के नाम प्राप्त होते हैं। ये महाजनपद उत्तर पश्चिम में गांधार से लेकर पूर्व में अंग तक तथा मध्य भारत में अश्मक, गोदावरी नदी के निकट तक विस्तृत थे। मानचित्र पढ़ें। संभवतः इनके अतिरिक्त अन्य महाजनपद एवं छोटे छोटे स्वतंत्र जनपद भी रहे होंगे। पृष्ठ संख्या 70। आइए विचार करें। ध्यान दीजिए कि अधिकांश महाजनपद गंगा के मैदानी भाग में केंद्रित थे। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे गंगा के उर्वर मैदान, जिसके कारण कृषि कार्यों का विकास संभव हुआ, समीपवर्ती पहाड़ियों में लौह की उपलब्धता, जिसका आगे लौह शीर्षक में वर्णन है, और नवीन वाणिज्यिक पथों का विकास एवं विस्तार। आइए पता लगाएं। ऑप्शन। इन नवीन राजकीय इकाइयों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद थे मगध, कोसल, वत्स तथा अवंती। मानचित्र को समझकर क्या आप इनकी राजधानियों की पहचान कर सकते हैं? साथ ही इनमें से कितने नगरों की पहचान वर्तमान भारतीय नगरों से की जा सकती है? इस मानचित्र की तुलना कक्षा 6 के अध्याय भारत अर्थात इंडिया में महाभारत में उल्लिखित प्रदेशों के मानचित्र चित्र 5.4 से कीजिए और उन नामों को सूचीबद्ध कीजिए जो दोनों में समान हैं। आपके अनुसार ये समानता क्या संकेत करती है? मानचित्र चित्र 4.3 में महाजनपदों की राजधानियों को दर्शाया गया है। इनमें से अधिकांश नगर विशाल तथा सुदृढ़ प्राचीरों, किलों से युक्त थे, जिनके बाहर सुरक्षा हेतु एक गहरी परिखा खाई बनाई जाती थी। प्राय दुर्ग की प्राचीरों के प्रवेश द्वार जानबूझकर संकरे बनाए जाते थे, जिससे नगर में प्रवेश और निकास करने वाले जनों एवं वस्तुओं का प्रहरियों द्वारा नियंत्रण किया जा सके। विचारणीय तथ्य ये है कि प्राचीन राजधानियां आज भी नगरों के रूप में विद्यमान हैं। ये आधुनिक नगर वस्तुतः 2500 वर्ष प्राचीन हैं। इस पृष्ठ के बाईं ओर परिखा खाई की परिभाषा दी गई है। परिखा खाई यानी किले या किलेबंद शहर के चारों ओर एक गहरा तथा चौड़ा गड्ढा जिसमें पानी भरा होता था। प्रारंभिक लोकतांत्रिक परंपराएं। प्रत्येक जनपद में एक सभा या परिषद होती थी, जिसे सभा या समिति कहा जाता था।
इस परिषद में कुल से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श होता था। स्मरण कीजिए, भारत की सांस्कृतिक जड़ें नामक अध्याय में बताया गया है कि ये शब्द सभा एवं समिति सर्वप्रथम वेदों में मिलते हैं, जो भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। संभावना है कि इन सभाओं के अधिकांश सदस्य कुल के वरिष्ठ जन होते थे। राजा से ये अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वो स्वेच्छाचारी शासन करे। एक सदाचारी राजा वो माना जाता था जो मंत्रियों, प्रशासकों तथा सभा समिति से परामर्श लेकर निर्णय ले। पृष्ठ संख्या 71। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में चित्र 4.3 दिया गया है, जो कि भारत के मानचित्र का एक दृश्य है। इसमें 16 विभिन्न महाजनपदों का विवरण किया गया है, जो हैं कंबोज, पुष्पकलावती, गांधार, तक्षशिला, कुरु इंद्रप्रस्थ, विराट मत्स्य, मथुरा शूरसेन, अवंती उज्जैनी, अहिश्चत्र पांचाल, श्रावस्ती कोसल, वत्स, त्रिपुरी चेंदी, कुशिनारा मल्ल, वृज्जी, वैशाली, राजगृह मगध, वाराणसी काशी, वत्स कौशाम्बी, चंपा अंग और अश्मक। ध्यान दें कि इन सभी महाजनपदों की सीमाएं अनुमानित हैं। कुछ ग्रंथों के अनुसार यदि कोई राजा अयोग्य होता है तो सभा द्वारा उसे पदच्युत भी किया जा सकता था। यद्यपि ऐसे उल्लेख महत्वपूर्ण हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि ये कोई विधि संवत परंपरा थी, क्योंकि हमारे पास उस कालखंड के पूर्ण साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। अपनी राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत महाजनपदों ने जनपदों के मूल सिद्धांतों का विस्तार एवं परिष्कार किया। कुछ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, अर्थात राजा सर्वोच्च अधिकार युक्त होता था, जिसे मंत्रियों तथा वरिष्ठ जनों की सभा या समिति का समर्थन प्राप्त होता था। राजा का पद सामान्यतः वंशानुगत होता था, अर्थात वर्तमान राजा साधारणतः पूर्ववर्ती राजा का पुत्र होता था। राजा के प्रमुख उत्तरदायित्व होते थे कर, राजस्व संग्रह करना, शासन व विधि व्यवस्था बनाए रखना, राजधानी में सुदृढ़ प्राचीरें, दुर्ग और परिखाएं बनवाना तथा अपने राज्य की रक्षा हेतु सैन्य बल का संचालन करना, या परिस्थिति अनुसार समीपवर्ती राज्यों से युद्ध करना। पृष्ठ संख्या 72। मगध, जो वर्तमान बिहार में स्थित था, कोसल, वर्तमान उत्तर प्रदेश का भाग, तथा अवंती, वर्तमान मध्य प्रदेश का भाग, ये सब उस काल के शक्तिशाली महाजनपद थे। हालांकि दो महाजनपदों वज्जी, वृज्जी एवं उसके समीपवर्ती राज्य मल्ल की शासन पद्धति भिन्न थी। इन महाजनपदों में सभा अथवा समिति को अधिक शक्तियां प्राप्त थी तथा यहाँ सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श एवं आवश्यकतानुसार मतदान द्वारा निर्णय लिए जाते थे। आश्चर्य की बात ये थी कि इन महाजनपदों में राजा का चयन भी सभा अथवा समिति द्वारा किया जाता था। इसका तात्पर्य ये है कि ये महाजनपद राजतंत्र नहीं बल्कि गण अथवा संघ के रूप में कार्य करते थे। इनकी शासन प्रणाली को गणतांत्रिक प्रणाली कहा जा सकता है, क्योंकि इनमें सभा के सदस्य ही राजा का चयन करते थे तथा प्रमुख निर्णयों का निर्धारण करते थे। वास्तव में विद्वानों ने इन महाजनपदों वज्जी और मल्ल को प्रायः प्रारंभिक गणराज्य कहा है, क्योंकि ये विश्व की सर्वप्रथम गणतांत्रिक प्रणालियों में से एक थे। इस पृष्ठ के निचले भाग में चित्र 4.4 दिया गया है, जो कि वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी में
एक भवन समूह के अवशेष का चित्र है। पृष्ठ संख्या 73। कुछ अन्य नवीन प्रयोग। जनपदों तथा महाजनपदों का ये युग गंभीर परिवर्तनों का काल था, जो वर्तमान समय तक भारतीय सभ्यता को प्रभावित करता रहा है। कक्षा 6 के भारत की सांस्कृतिक जड़ें नामक अध्याय में हमने पढ़ा कि इस काल में उत्तर वैदिक, बौद्ध, जैन इत्यादि अनेक नवीन विचारधाराओं का उदय हुआ तथा उनसे संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना भी हुई। इन विचारों को विद्वानों, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में यात्रा करते हुए अथवा तीर्थ यात्राओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया गया। इस समय भारतीय कला का भी नवीनीकरण हुआ, जो आगे चलकर साम्राज्य काल में पुष्पित पल्लवित हुआ। नगरीकरण तकनीकी के बिना संभव नहीं है। हमने पूर्व में जाना कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ताम्र और कांस्य की धातु कला में दक्ष थे। अब इस द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया में लौह धातु कर्म की तकनीक का प्रयोग एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। भारत के अनेक क्षेत्रों में द्वितीय सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व के प्रारंभ में ही लौह निष्कर्षण एवं उसे आकार देने की विधियां विकसित हो चुकी थीं। परंतु दैनिक जीवन में लोहे का उपयोग कुछ शताब्दियों बाद व्यापक हुआ। द्वितीय सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व के अंत तक लोहे के उपकरण कृषि में प्रयुक्त होने लगे, जिससे कृषि का विस्तार हुआ। साथ ही लोहे के बने हथियार जैसे तलवार, भाले, तीर, ढाल इत्यादि कांसे की तुलना में अधिक हल्के, तीव्र और प्रभावशाली सिद्ध हुए। इस काल में युद्धों के भी कुछ प्रमाण मिलते हैं, जो संभवतः विभिन्न महाजनपदों के मध्य हुए होंगे। यद्यपि उनकी बारंबारता या भीषणता स्पष्ट नहीं है। इन युद्धों और कभी-कभी होने वाले गठबंधनों के कारण नए राज्य और साम्राज्य अस्तित्व में आए, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। भारत में प्रथम बार सिक्कों का प्रयोग एक अन्य नवाचार था। व्यापार के विस्तार ने मुद्रा यानी सिक्के की आवश्यकता को जन्म दिया। शीघ्र ही ये सिक्के भारत के विभिन्न भागों यहाँ तक कि विदेशों में भी विनिमय हेतु प्रयुक्त होने लगे। भारत के प्रारंभिक सिक्के चांदी के बने होते थे, जो एक नरम धातु है। इसमें प्रतीकों या चिन्हों को आहत कर अंकित किया जाता था, अतः इन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता है। कालांतर में तांबा, सोना तथा अन्य धातुओं के भी सिक्के बनने लगे। सामान्यतः प्रत्येक महाजनपद अपनी स्वतंत्र मुद्रा जारी करता था, परंतु व्यापार में समीपवर्ती राज्यों की मुद्राएं भी प्रचलित थी तथा परस्पर विनिमय में प्रयुक्त होती थी। इस पृष्ठ के निचले भाग में दाईं तरफ एक चित्र दिया गया है, जिसमें सिक्के पर हथौड़े से चोट करके उसे आकार दिया जा रहा है। पृष्ठ संख्या 74। आइए पता लगाएं। इस पृष्ठ पर एक सारणी दी गई है। इस पृष्ठ पर ऊपर की ओर एक तालिका है, जिसमें प्रत्येक वर्ष में हाँ सही का चिन्ह या नहीं काटने का चिन्ह आपने भरना है, जो भारतीय सभ्यता के दोनों चरणों की एक रोचक तुलना करती है। इस तालिका में 3 सूचियां हैं। बाईं ओर की सूची में लिखा है गंगा का मैदान, बौद्ध मठ, साहित्य, व्यापार, युद्ध कला, ताम्र, कांस्य या लोहा। आपको इन सभी को गौर से पढ़कर इनमें से जो भी भारतीय सभ्यता के दोनों चरणों की एक रोचक तुलना करती है, उनके सामने दिए हुए रिक्त स्थानों में सही या काटने का चिन्ह भरना है। वर्ण जाति व्यवस्था। हमने पहले जाना कि कैसे सभ्यता के उदय के साथ-साथ मानव समाज
और अधिक जटिल होता गया। जब कभी भी ऐसा होता है, समाज स्वयं को विभिन्न समूहों में संगठित कर लेता है, जैसे वर्ग, व्यवसाय या अन्य किसी आधार पर। उदाहरण के लिए शासन, प्रशासन, धर्म, शिक्षा, व्यापार, नगर नियोजन, कृषि, शिल्प, कला इत्यादि से संबंधित अनेक प्रकार के कार्य के लिए अलग-अलग समूह हो सकते थे। पृष्ठ संख्या 75। इस पृष्ठ में दो चित्र दिए गए हैं। ऊपर दिए गए चित्र 4.5 में सांची स्तूप का एक पैनल, जिसमें लौह धातु कार्यशाला है, वो दर्शाई गई है। इसमें श्रमिकों को जलावन की लकड़ी एवं जल लेकर आते, आग जलाते और लोहा पीटते हुए दर्शाया गया है। और निचले चित्र 4.6 में उत्तर भारत के विभिन्न प्राचीन नगरों से प्राप्त हुए कुछ आहत सिक्कों का चित्रण है। पृष्ठ संख्या 76। आइए पता लगाएं, एक विकसित समाज अपने आप को विभिन्न समूहों में क्यों विभाजित करता है? ऐसा क्यों होता है? इसके संभावित कारणों पर विचार करें। आप प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व के एक विकसित समाज में ऐसे और कौन-कौन से व्यवसायों की कल्पना कर सकते हैं? एक आदर्श समाज में ये सभी समूह एक दूसरे के पूरक होते हैं तथा समरसता से कार्य करते हैं, परंतु अधिकांशतः ये विभाजन असमानताओं को भी जन्म देते हैं। जैसे कुछ समूह दूसरों की तुलना में अधिक संपत्ति, शक्ति या प्रभाव प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो समानता एक ऐसा आदर्श है जिसकी प्रायः मानव ने कल्पना की है, परंतु शायद ही कोई समाज इसे पूरी तरह प्राप्त कर सका हो। भारतीय समाज दो प्रकार की व्यवस्थाओं में संगठित था। पहला वर्ण था जाति। जाति एक ऐसा समुदाय या समूह था जिसके सदस्य किसी विशेष पेशे या जीविका से जुड़े होते थे, जैसे कृषि, धातु कर्म, वाणिज्य या किसी हस्तकला में दक्षता। ये कौशल पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता था। प्रायः एक जाति के भीतर और भी उपजातियां होती थी, जिनके अपने रीति रिवाज, जैसे विवाह के नियम, धार्मिक अनुष्ठान या भोजन की परंपराएं अलग-अलग होती थी। दूसरी श्रेणी थी वर्ण, जो वैदिक ग्रंथों से उद्भूत एक अवधारणा थी। वर्ण चार प्रकार के माने गए। ब्राह्मण, जो ज्ञान को सुरक्षित रखने, उसका प्रचार प्रसार करने और यज्ञ आदि धार्मिक कृत्य करने में लगे रहते थे। क्षत्रिय, जिनका कार्य समाज और देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध करना था। वैश्य, जिनका कार्य समाज की समृद्धि बढ़ाना था, जैसे व्यापार, व्यवसाय या कृषि। और शूद्र, जो शिल्पकला, निर्माण, सेवा या अन्य कार्यों में संलग्न रहते थे। इसे अनदेखा ना करें। आपने अंग्रेजी शब्द कास्ट सुना होगा। ये शब्द पुर्तगाली भाषा के शब्द कास्टा से आया है। 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली यात्री भारत आए, तो उन्होंने भारत की सामाजिक संरचना को समझने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। कुछ विद्वान कास्ट का प्रयोग वर्ण के संदर्भ में करते हैं, जबकि अधिकांश इसे जातियों के लिए उपयुक्त मानते हैं। कुछ दूसरे विद्वान कास्ट शब्द का प्रयोग संपूर्ण वर्ण जाति व्यवस्था को इंगित करने के लिए करते हैं। पृष्ठ संख्या 77। ग्रंथों और अभिलेखों से मिले ऐतिहासिक प्रमाणों से ये ज्ञात होता है कि प्रारंभिक काल में व्यक्ति और समुदाय अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवसाय को बदल लेते थे। उदाहरण के लिए, लंबे समय तक पड़े अकाल या प्राकृतिक आपदा के कारण किसी कृषक समुदाय को अपने क्षेत्र से नगर की ओर पलायन करना पड़ता था और उन्हें अन्य व्यवसाय अपनाने पड़ते थे। कुछ ब्राह्मण व्यापार या यहाँ तक कि सैनिक कार्यों में भी प्रवृत्त हो जाते थे। ये जटिल प्रणाली
भारतीय समाज की रचना में सहायक रही, जो समाज की गतिविधियों, विशेषतः आर्थिक गतिविधियों को संगठित करने में उपयोगी रही, और इसने समाज को कुछ हद तक स्थिरता प्रदान की। किंतु समय के साथ ये प्रणाली कठोर होती चली गई, जिससे निम्न जातियों या उन समुदायों के प्रति असमानता और भेदभाव बढ़ा जो वर्ण जाति व्यवस्था से बाहर माने गए। इस प्रक्रिया का अध्ययन आगे की कक्षा में किया जाएगा। वर्ण जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। पीढ़ियों से अनेक विद्वानों ने इसके असंख्य पहलुओं का अध्ययन किया है। ये आम सहमति है कि प्राचीन काल में ये व्यवस्था अपेक्षाकृत भिन्न थी, विशेष रूप से अधिक लचीली थी, लेकिन समय के साथ, विशेषतः ब्रिटिश शासन काल में, ये अत्यधिक कठोर हो गई। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्ण जाति व्यवस्था भारतीय समाज में कार्यरत एक प्रमुख व्यवस्था रही है, परंतु ये एकमात्र सामाजिक व्यवस्था नहीं रही है। अन्य अनेक व्यवस्थाएं भी अस्तित्व में थी, जिनका अध्ययन हम आगे के अध्यायों में विशेषकर हमारी सांस्कृतिक धरोहर और ज्ञान परंपराएं में करेंगे। आइए विचार करें। समाज में असमानताएं अनेक रूपों में पाई जाती हैं। क्या आपने कभी ऐसी कोई घटना अनुभव की है जब आपको या आपके किसी परिचित को दूसरों से भिन्न समझा गया हो? क्या आप मानते हैं कि समाज में समानता आवश्यक है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या आपको किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसी पहल का पता है जिनके द्वारा समाज में असमानता को कम करने का प्रयास किया गया हो? भारत के अन्य भागों में विकास। प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व में व्यापार, तीर्थ यात्रा तथा सैन्य अभियान आदि के उद्देश्य से महत्वपूर्ण संचार मार्ग विकसित हुए। इनमें दो मार्ग उत्तरापथ तथा दक्षिणापथ विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे, जिनका उल्लेख साहित्य में भी मिलता है। पृष्ठ संख्या 78। प्रथम मार्ग उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से गंगा के मैदानों और वहां से पूर्वोत्तर भारत को जोड़ता था। दूसरा मार्ग कौशाम्बी प्रयागराज के समीप, जो उस समय महाजनपदों में से एक की राजधानी थी, वहां से प्रारंभ होकर विंध्य पर्वत श्रृंखला को पार करते हुए दक्षिण भारत की ओर जाता था। जब हम भारत में साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे, तब इन मार्गों पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त अनेक समानांतर मार्ग भी भारत के अन्य भागों को जोड़ते थे, विशेषकर पश्चिमी और पूर्वी समुद्री तटों के महत्वपूर्ण बंदरगाहों को, जो व्यापार के सक्रिय केंद्र थे। पूर्वी क्षेत्र में कई प्रमुख नगर उभरे, जैसे शिशुपालगढ़, वर्तमान भुवनेश्वर, उड़ीसा, जो कलिंग क्षेत्र की राजधानी थी। ये नगर एक सुनियोजित वर्गाकार आधार रचना पर बना था, जिसमें सुदृढ़ दुर्ग और चौड़ी सड़कें थीं। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्रों में नगर निर्माण की प्रक्रिया 400 सामान्य संवत पूर्व के आसपास हुई। यद्यपि नवीनतम पुरातात्विक उत्खननों में ये संकेत मिलते हैं कि व्यापारिक गतिविधियां इस काल से पूर्व भी विद्यमान थी। इस पृष्ठ पर निचले भाग में चित्र 4.7 दिया गया है, जो कि शिशुपालगढ़ यानी आधुनिक भुवनेश्वर, उड़ीसा के एक उपनगर का चित्र है। ये 1948 में प्रथम बार उत्खनित हुआ था। नगर में प्रवेश करने वाले द्वारों में से एक, जो दुर्ग की प्राचीरों के मध्य स्थित है, ये वही द्वार है। द्वार के बाहर जल से भरी हुई एक परिखा यानी खाई भी है। ध्यान दें कि द्वार सोच समझकर संकरा बनाया गया था, जिससे लोगों और सामान की आवाजाही पर नियंत्रण रखा जा सके। पृष्ठ संख्या 79। इस पृष्ठ में दो चित्र हैं। ऊपरी चित्र 4.8 में 1900 से 300 सामान्य संवत पूर्व तक की समय रेखा दी गई है। हड़प्पा सभ्यता
1900 सामान्य संवत पूर्व की सभ्यता थी तथा 1200 से लेकर 300 सामान्य संवत पूर्व तक जनपदों का विकास होता रहा। 800 सामान्य संवत पूर्व से लेकर 300 सामान्य संवत पूर्व तक महाजनपदों का विकास हुआ। इसी पृष्ठ के निचले भाग में चित्र 4.9 दिया गया है। ये चित्र झरोड़ के निकट कोडुमनाल तमिलनाडु में रखे गए शंख और रत्न उद्योग का एक विहंगम दृश्य है। ये उस काल के शंख और रत्न हैं। पृष्ठ संख्या 80। इसी कालखंड में दक्षिण भारत में 3 प्रमुख राज्यों चोल, चेर और पांड्य का उदय हुआ। पुरातात्विक साक्ष्यों के अतिरिक्त प्राचीनतम तमिल साहित्य में इन राज्यों तथा उनके राजाओं का उल्लेख मिलता है। दक्षिणी क्षेत्र बहुमूल्य तथा अर्ध बहुमूल्य रत्नों, स्वर्ण तथा सुगंधित मसालों जैसे संसाधनों से समृद्ध थे। अतः उन्होंने न केवल संपूर्ण भारत बल्कि विदेशी राज्यों व साम्राज्यों के साथ भी लाभप्रद व्यापार किया। 300 या 200 सामान्य संवत पूर्व के लगभग उत्तर पूर्वी प्रदेश समेत संपूर्ण उपमहाद्वीप एक परस्पर जुड़ा हुआ जीवंत भूभाग बन चुका था। वस्तुएं और संस्कृति एक से दूसरे क्षेत्र में तथा कई बार भारत से बाहर मध्य एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया तक भी पहुंची। इसी समय महाजनपदों का अस्तित्व समाप्त हो गया और उनके स्थान पर ऐसे नवीन परिवर्तन आए जिन्होंने भारत को पुनः आकार देना प्रारंभ किया। आगे बढ़ने से पहले दूसरी सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व के अंत से उत्तर और मध्य भारत के कुछ भागों में जनपदों का उदय हुआ। ये छोटे राज्य थे जिनका शासक एक राजा होता था जो वरिष्ठ जनों की परिषद से परामर्श लेकर निर्णय करता था। प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व में 16 महाजनपद प्रथम संगठित राज्य के रूप में स्थापित हुए। इसी कालखंड में भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ जो गंगा क्षेत्र से दक्षिण भारत तक सभी दिशाओं में विस्तृत हो गया। लगभग 300 सामान्य संवत पूर्व तक महाजनपदों का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसी अवधि में उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम तथा संपूर्ण उपमहाद्वीप को जोड़ने वाला एक विशाल सड़क मार्ग बना। इन मार्गों के माध्यम से लोगों, वस्तुओं, विचारों एवं शिक्षाओं का आदान प्रदान हुआ। पृष्ठ संख्या 81। प्रश्न और क्रियाकलाप। 1. अध्याय के आरंभ में दिए गए उद्धरण पर विचार करें और समूह में चर्चा करें। अपने निरीक्षणों तथा निष्कर्षों की तुलना करें कि कौटिल्य ने एक राज्य के लिए क्या अनुशंसा की थी। क्या ये आज की परिस्थिति से भिन्न है? 2. पाठ के अनुसार प्रारंभिक वैदिक समाज में शासकों का चयन कैसे किया जाता था? 3. कल्पना कीजिए कि आप प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करने वाले एक इतिहासकार हैं। महाजनपदों के विषय में अधिक जानकारी हेतु आप कौन-कौन से स्रोतों, पुरातात्विक, साहित्यिक इत्यादि का उपयोग करेंगे? प्रत्येक स्रोत से आपको क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है? वर्णन करें। 4. प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व में नगरीकरण हेतु लौह धातु विज्ञान का विकास इतना महत्वपूर्ण क्यों था? उत्तर देने हेतु आप पाठ में दिए गए तथ्यों के साथ-साथ अपनी जानकारी या कल्पना का भी उपयोग कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 82। मेरी अभिव्यक्ति। इस पृष्ठ पर आपकी अभिव्यक्ति के लिए एक रिक्त स्थान दिया गया है, जहां पर आपने इस पाठ से संबंधित अपनी टिप्पणी चित्रों के माध्यम से लिखनी है। अध्याय 4 समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की ध्वनि पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, वाचन स्वर ममता मलकानी, संपादन मुकुल सिंह,
निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।